नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जो पावर पॉइंट है वह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। जब हम पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है उस पेज को कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और उस प्रेजेंटेशन को यदि आप रन करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है। स्लाइड शो, किसी प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए, प्ले करने के लिए स्लाइड शो नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। और स्लाइड शो यदि आप फर्स्ट स्लाइड से करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की यूज होती है F5। F5 फंक्शन की के द्वारा आप अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्लाइड से, स्टार्टिंग स्लाइड से होता है। और यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी फिक्स स्लाइड से रन करना चाहते हैं, जो स्लाइड आपने अभी सेलेक्ट करके रखी है, तो आप यूज कर सकते हैं Shift+F5 का। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करने के लिए दो शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। एक होती है F5 फंक्शन की, जो प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से या स्टार्टिंग से रन करती है, प्ले करती है। और यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी फिक्स स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Shift+F5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यदि आप करंट स्लाइड से, मतलब सिलेक्टेड स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो आप Shift+F5 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस विकल्प को चुनेंगे। MS वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस विकल्प को चुनेंगे। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने यदि MS वर्ड में कोई फाइल बनाई है, कोई फाइल ओपन करी है और आप उस फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो MS वर्ड का जो फाइल मेन्यू होता है उसके अंदर आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू के अंदर एक क्लोज नाम का ऑप्शन होता है। क्लोज, फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड के फाइल मेन्यू में क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम ओपन फाइल को क्लोज कर सकते हैं। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यदि आप फाइल को शॉर्टकट की से क्लोज करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। Ctrl+W से आप ओपन फाइल को क्लोज कर सकते हो और Ctrl+F4 से भी आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। मतलब MS वर्ड में जो फाइल अभी ओपन है उसको बंद करने के लिए क्लोज ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। और फाइल को क्लोज करने के लिए दो शॉर्टकट की भी यूज की जाती हैं। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+W, एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+
F4। और यदि आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर बंद करना है, विंडो बंद करनी है, तो आप Alt+F4 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। Alt+F4 से सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है, जबकि Ctrl+W से और Ctrl+F4 फंक्शन की से आप केवल फाइल को क्लोज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता है। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक फाइल क्रिएट करी है जो कि अभी ओपन है। यदि हमें इस फाइल को क्लोज करना है तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन होता है क्लोज। क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और यदि हमें शॉर्टकट की से फाइल को क्लोज करना है तो हम Ctrl+W भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने Ctrl+W प्रेस किया यह फाइल क्लोज होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। यही काम आप Ctrl+F4 फंक्शन की से भी कर सकते हो। फाइल को क्लोज करने की 2 शॉर्टकट की होती हैं और क्लोज ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है? यह क्वेश्चन हमसे मेमोरी यूनिट से संबंधित पूछा गया है। मेमोरी यूनिट से जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा स्टोर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उस डेटा या इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज होती हैं, जैसे कि बिट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट 2 ही होती हैं, एक 0 और एक 1। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को नापने के लिए कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इसके बाद कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज होती हैं, जैसे कि बाइट है, निबल है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की यूनिट हर्ज नहीं होती है। हर्ज का यूज तो स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की इकाई नहीं है, मतलब मेमोरी यूनिट नहीं है। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें बाइट एक मेमोरी यूनिट है, गीगाबाइट मतलब जीबी एक मेमोरी यूनिट है, मेगाबाइट मतलब एमबी भी एक मेमोरी यूनिट है। लेकिन जो हर्ज है, हर्ज मेमोरी यूनिट नहीं होती है। हर्ज का यूज स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे रैम है, प्रोसेसर है, इनकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए हर्ज, मेगाहर्ज, गीगाहर्ज यूनिट का यूज किया जाता है। तो हर्ज एक मेमोरी यूनिट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे थे। सीपीसीटी एग्जाम के लिए आईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आईपी टॉपिक से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, दूसरा होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है, तो भाई होती है 32 बिट्स। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है इसमें आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस होता है 128 बिट्स का। तो यहां पर हमने आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जरूर पता होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे थे। यहां पर आपको नंबर सिस्टम से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम उपयोग करता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो यहां पर हमने एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार करे। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। हमसे पूछा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर स्क्रीन की साइज को किस प्रकार मेजर किया जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को किस प्रकार मापा जाता है या किस प्रकार नापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को किस प्रकार मेजर किया जाता है। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। और मार्केट में कई साइज में मॉनिटर स्क्रीन अवेलेबल होती हैं, जैसे कि 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच। तो हमसे पूछा गया है मॉनिटर स्क्रीन की साइज को किस प्रकार मेजर किया जाता है, किस प्रकार नापा जाता है। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, स्क्रीन को हमेशा डायगोनल नापा जाता है। डायगोनल मतलब विकर्ण में। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है इसे ना ही हॉरिजॉन्टली नापा जाता है ना ही वर्टिकली नापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को डायगोनली नापा जाता है, मतलब विकर्ण में नापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को डायगोनली मेजर किया जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को विकर्ण में नापा जाता है, डायगोनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायगोनली। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को डायगोनली मेजर किया जाता है, विकर्ण में मापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी HTML टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? किसी HTML टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। जब भी हम HTML से कोई वेब पेज बनाते हैं तो वह वेब पेज मल्टीपल टैग का उपयोग करके बनाया जाता है। HTML में कोई भी वेब पेज बनाने के लिए कई प्रकार के टैग यूज किए जाते हैं। HTML से बनता है सिंपल वेब पेज। सिंपल वेब पेज मतलब वेब पेज का केवल स्ट्रक्चर। यदि आपको उस वेब पेज को आकर्षक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो उस पर CSS अप्लाई की जाती है। HTML से केवल वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML का पेज बनाने के बाद उस पर CSS अप्लाई की जाती है। CSS के द्वारा वेब पेज को आकर्षक बना दिया जाता है। और HTML पर CSS को 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS और एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को HTML पर 3 तरीके से अप्लाई किया जाता है। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। हमसे पूछा गया है किसी HTML टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। हमें HTML के जिस टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करनी होती है उस टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। स्टाइल HTML टैग का एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML से वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए CSS अप्लाई की जाती है और किसी भी HTML टैग पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग में JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा प्रोग्रामिंग में JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा से संबंधित यह क्वेश्चन है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। जावा का उपयोग प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जावा प्रोग्रामिंग में JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसे कहा जाता है JDK और JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। जिस कंप्यूटर पर हमें जावा का प्रोग्राम रन करना होता है उस कंप्यूटर पर हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसे कहा जाता है JDK और JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा प्रोग्रामिंग में JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एक होता है JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और एक होता है JVM जावा वर्चुअल मशीन। जब हम JDK को इंस्टॉल करते हैं तो JRE और JVM भी इंस्टॉल हो जाता है। JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा डेवलपमेंट किट। JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित यह क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में
किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन जाना था और वहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन को समझा था। जनरेशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जनरेशन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है? तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, 5, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपको पांचों जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाने लगा, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर हैं वह वीएलएसआई टेक्निक पर वर्क करते हैं, वीएलएसआई। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और जो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं वह वीएलएसआई टेक्निक पर वर्क करते हैं। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं यह यूएलएसआई और एआई टेक्निक पर आधारित हैं। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह है कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है और पांचों जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आईसी यूज होने लगी, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और यह माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई टेक्निक पर आधारित हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई और एआई टेक्निक का यूज किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? वह टेक्नोलॉजी है वीएलएसआई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब किसी नेटवर्क का जो लेआउट होता है, जो डिजाइन होती है, उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क के डिजाइन को, लेआउट को कहा जाता है टोपोलॉजी। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है? वह टोपोलॉजी कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को आपस में मिला दिया जाता है। मतलब मल्टीपल टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड। जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क का लेआउट सेट करने के लिए हमें टोपोलॉजी का यूज करना होता है। जो टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कलेक्शन है वह है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड
2016 में टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसके साथ 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के एमएस वर्ड में टेक्स्ट के 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। एक होता है राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के 4 अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की है Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की है Ctrl+R। सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्टकट की है Ctrl+E। और जस्टिफाई अलाइनमेंट, शॉर्टकट की है Ctrl+J। सभी प्रकार के अलाइनमेंट एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं, होम टैब में और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में सभी प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में अलाइनमेंट किस ग्रुप में प्राप्त होते हैं? तो ग्रुप होता है पैराग्राफ और टैब होता है होम टैब। हम सभी प्रकार के अलाइनमेंट को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है? निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। बूट मतलब ऑन नहीं हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए मतलब ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। और यदि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, विंडोज, और एक बनाया गया है डॉस। जो डॉस है यह विंडोज के साथ ही फ्री होता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। डॉस एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है, कमांड बेस्ड होता है। विंडोज जो है वह GUI पर वर्क करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, लेकिन डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर। तो क्वेश्चन था हमारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है? वह है विंडोज और डॉस। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है? एक और क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पूछा गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मेन पार्ट या मुख्य भाग क्या होता है? लाइनेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। पहले आपको लाइनेक्स से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में बनाया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में बनाया था। तो लाइनेक्स का हमसे पूछा गया है कोर पार्ट। लाइनेक्स का कोर पार्ट या मुख्य भाग या मेन पार्ट होता है कर्नेल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन पार्ट होता है कर्नेल, जो कि कंप्लीट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है। लाइनेक्स के आर्किटेक्चर में 4 पार्ट होते हैं, 4 कंपोनेंट, हार्डवेयर, कर्नेल, सेल, एप्लीकेशन। तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, कोर पार्ट होता है, वह होता है कर्नेल, जो कि कंप्लीट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर की फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन बाइनरी कॉम्प्लीमेंट से पूछा गया है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। अब सीपीसीटी के पेपर में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यह बाइनरी नंबर के कॉम्प्लीमेंट से संबंधित है। बाइनरी नंबर के 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट। जो क्वेश्चन अभी हमें दिया गया है यह फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, हमने कैसे पहचाना यह बाइनरी नंबर है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 और बाइनरी नंबर में केवल 2 ही डिजिट यूज की जाती हैं, एक 0 और एक 1। तो यह एक बाइनरी नंबर है जिसकी हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कई बार पेपर में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको जब भी कोई बाइनरी नंबर दिया जाए और उसका यदि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाए तो आपको बाइनरी नंबर को लिखना है। बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1 0 1। आपको क्वेश्चन में जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको सेम लिखें, और अब इस नंबर में जहां पर 1 है उसको 0 से बदल दें और जहां पर 0 है उसको 1 से बदल दें, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1 होगा तो हम किससे बदल देंगे? 0 से, और 0 होगा तो किससे बदल देंगे? 1 से। 1 को बदलना है 0 से, 0 को बदल देना है 1 से, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको किसी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने दिया जाता है तो आपको उस बाइनरी नंबर में 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। हमारा आंसर निकल आया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 1 0 1 0। यह हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आसान है। यदि आपको कभी भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने दिया जाता है तो आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस ब्लैंक में शो होता है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस ब्लैंक में शो होता है। एमएस एक्सेल से यह क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है। एक्सेल का क्वेश्चन है। आप एमएस एक्सेल में जब वर्क करते हैं तो आपको एक वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। आप एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं फाइल, उसे तो वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर जो पेज होता है उसे कहते हैं सीट या वर्कशीट। एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट या सीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। यहां पर यह जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम। कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह कहलाती हैं रो, और यह होते हैं हमारे कॉलम। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनी होती है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, एक रो और कॉलम मिलता है,
तो सेल क्रिएट हो जाता है। सेल, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है एक सेल क्रिएट हो जाता है। रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है? एक सेल। आपकी एक वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं, लेकिन जिस सेल पर आपका कर्सर होता है, जो सेल अभी सिलेक्ट होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल होता है करंट सेल या सिलेक्टेड सेल। जिस सेल पर आपका कर्सर है, जो सेल आपने अभी सिलेक्ट किया है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स एक ऐसी लोकेशन है जो करंट सेल के या एक्टिव सेल के एड्रेस को शो करता है। एक्टिव सेल कौन सा होता है? जो सेल अभी हमने सेलेक्ट करके रखा है, जिस सेल पर हमारा कर्सर है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हमें एक वर्कशीट दी जाती है जिसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं, मल्टीपल रो होती हैं। यह होते हैं कॉलम। कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह होती हैं रो। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, एक रो और कॉलम मिलता है, तो सेल क्रिएट होता है। यह बॉक्स कहलाते हैं सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जैसे अभी हमारा कर्सर है डी नाम के कॉलम पर, 5 नंबर की रो पर, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा D5 और इसका एड्रेस हमें यहां नेम बॉक्स में शो किया जाता है। नेम बॉक्स में आपका कर्सर जिस सेल पर होगा, उस सेल का एड्रेस कहां दिखता है? नेम बॉक्स में। जिस सेल पर कर्सर है वो सेल कौन सा कहलाता है? एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करती है? निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करती है? यह क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट वह होता है जो पेपर पर प्रिंट हो जाता है, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वह कहलाता है जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस तो है, इस प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। यदि आपके पास कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट, मतलब वह हार्ड कॉपी है, यदि आप उसको स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट आपको कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर शो हो जाएगा, मतलब वह किस में बदल जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में। तो यदि आपके पास कोई हार्ड कॉपी आउटपुट है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं, मतलब मॉनिटर स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, तो आप स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्लाउड का मीनिंग क्या होता है? यहां पर क्लाउड का मीनिंग होता है नेटवर्क से या इंटरनेट से। नेटवर्क या इंटरनेट को ही कहा जाता है क्लाउड। आप इंटरनेट के माध्यम से करंट टाइम पर जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा यूजर को ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑन डिमांड मतलब यूजर को जब जिस सर्विस की जरूरत होती है वह सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा यूजर को प्रोवाइड की जाती है। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज करते हैं, जैसे डेटा को अपलोड करना, डाउनलोड करना, डेटा को सर्च करना, वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं।
करंट टाइम पर मल्टीपल कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। माइक्रोसॉफ्ट अजूर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मतलब इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। AWS का फुल फॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS का फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज और यह अमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। हमसे पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि होता है अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। आपको फॉन्ट साइज से संबंधित यहां पर 5-6 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। MS वर्ड में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। डिफॉल्ट, तो MS वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मतलब जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक साइज क्या होती है 11। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, जो कि हमसे पूछा गया है। तो MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638, 1638। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है 1638। और मिनिमम फॉन्ट साइज पूछी जा सकती है आपसे, मिनिमम हो सकती है 1। MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638, मिनिमम हो सकती है 1। यह दोनों फॉन्ट साइज शॉर्टकट की के द्वारा चेंज की जाती हैं। शॉर्टकट की के द्वारा आप शॉर्टकट की के द्वारा फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा सकते हो और 1 तक घटा सकते हो। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72 और मिनिमम होती है 8। MS वर्ड में यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे तो कहां तक बढ़ा सकते हैं 1638 तक, घटाते हैं तो कहां तक घटा सकते हैं 1 तक। लेकिन यदि MS वर्ड की जो फॉन्ट साइज लिस्ट होती है यदि आप उसमें से फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे तो मैक्सिमम हो सकती है 72 तक, मिनिमम हो सकती है 8 तक। फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जा सकती है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ती है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज घटती है। आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। MS वर्ड में सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना है तो आप कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज वाला प्रेस करें। बिग ब्रैकेट, फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को प्रेस किया जाता है क्लोज। और यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है तो आप कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस कर सकते हैं। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज वाला, सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट। यदि आपको फॉन्ट साइज को मल्टीपल पॉइंट से बढ़ाना है, फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। MS वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है 11। MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है 1638, मिनिमम कितनी हो सकती है 1। यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपसे मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछी जाती है तो होती है 72 और मिनिमम होती है 8। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित कई क्वेश्चन एक साथ तैयार करे। इन सबको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। आप देख सकते हैं MS वर्ड में अभी हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है, जो हमने फाइल बनाई है, इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 11। MS वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 11। यह होता है फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट।
फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट आप चेक करें तो यहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है 72। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है तो होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से तो फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ाया जा सकता है, 1638 तक। यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं तो आप शॉर्टकट की से 1638 तक फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं शॉर्टकट की से हमने फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा दिया है। शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। इसी प्रकार से यदि फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है और फॉन्ट साइज को घटाकर हम 1 तक कर सकते हैं। शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज 1 तक हो सकती है, जबकि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें मिनिमम होती है 8। तो आप देख सकते हैं 1 तक हमने फॉन्ट साइज को कम कर दिया है। और यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट वाली की प्रेस करें, और यदि सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है तो आप कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट वाली की को प्रेस कर सकते हैं। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1638। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार ब्लैंक में शो होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार ब्लैंक में शो होता है। यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स भी अवेलेबल किए गए हैं, जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 11 भी आ गया। तो हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप टास्क बार ब्लैंक में शो होता है। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है। बॉटम में मतलब नीचे, जो कि हमें यह जानकारी देता है कि करंट टाइम पर हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से टास्क या कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन किए जा रहे हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी फाइल, जो भी फोल्डर ओपन होता है उसकी जानकारी कहां शो की जाती है? टास्क बार पर। बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम में शो होता है। आप देख सकते हैं यह टास्क बार होता है जहां पर हमारे सभी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी हमारे कंप्यूटर पर रन किए जा रहे हैं, इसे कहा जाता है टास्क बार। तो टास्क बार बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बॉटम में शो होता है, मतलब नीचे शो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। वेब ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। google.com, yahoo.com, Bing, ask.com यह सभी सर्च इंजन होते हैं जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा देते हैं। हमसे पूछा गया है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो बिंग सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बिंग सर्च इंजन को बनाया गया है। बिंग सर्च इंजन को 2009 में रिलीज किया गया था, 2009 में लॉन्च किया गया था। जो बिंग सर्च इंजन है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसे सन 2009 में लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। बिंग सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने
सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, पढ़ें, समझें। यदि आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।